हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों के लिए किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² का निगमन कराया था। ये किसी एक सिंगल चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। ये हमने ड्राइव किया था पिछले लेक्चर। अब अगर कई सारे चार्जेस, किसी जगह पर बहुत सारे चार्जेस हैं या कई सारे आवेशों का एक पूरा निकाय है, तो उन सारे आवेश की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। जो हमने पिछले लेक्चर में तीव्रता निकाली थी वो एक सिंगल चार्ज की वजह से थी। अब जो हम आपको तीव्रता बताएंगे वो कई सारे चार्जेस की वजह से बताएंगे। इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? पहले चार्ज की वजह से, जैसे सपोज कर लीजिए, इसे हम हटाते हैं। सपोज कर लीजिए बहुत सारे चार्जेस हैं। एक चार्ज ये आपका Q1 है, एक चार्ज आपका ये Q2 है, एक चार्ज आपका ये Q3। हमने n चार्जेस ले लिए और एक चार्ज आपका ये हमने मान लिया Q, लास्ट में Qn है। अब ये कोई पॉइंट है हमारा P। इस पॉइंट P की वजह से हमें इंटेंसिटी निकालनी है। इस पॉइंट P पर हमें इन सभी चार्जेस की वजह से टोटल इंटेंसिटी बतानी है कितनी होगी। तो देखिए Q1 हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी हमने एट पॉइंट P E1 मान ली। कितनी मान ली? E1। तो प्लस आवेश की वजह से जो तीव्रता होती है वो हमेशा आवेश से दूर होती है, तो इसकी वजह से जो तीव्रता जाएगी E1 वो इससे आवेश से दूर चली जाएगी। ऐसे देखिए Q2 आवेश की वजह से हमने बिंदु P पर जो तीव्रता है वो मान ली E2। ये तीव्रता हमने Q2 आवेश की वजह से E2 मान ली, और जो E2 तीव्रता है ये भी अवे फ्रॉम चार्ज होगी, आवेश से दूर चली जाएगी। ऐसे Q3 चार्ज की वजह से हमने जो तीव्रता है वो इस पॉइंट P पर हमने कितनी मान ली? E3। ये तीव्रता E3 मान ली, ये भी अवे फ्रॉम चार्ज होगी, आवेश से दूर होगी, क्योंकि ये सारे चार्जेस हमने प्लस लिए हैं, पॉजिटिव चार्जेस लिए हैं। ऐसे ही Qn चार्ज की वजह से जो बिंदु P पर तीव्रता होगी, n चार्ज थोड़ा इधर बना देते हैं। Qn चार्ज की वजह से जो बिंदु P पर तीव्रता होगी वो En होगी, और En अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो ये भी अवे फ्रॉम द चार्ज, ये En nth चार्ज की वजह से। अब अगर आपको टोटल तीव्रता निकालनी है एट पॉइंट P, देन वो हो जाएगी वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट और अप टू वेक्टर En। ये कई सारे चार्जेस की वजह से, आवेशों के एक निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो ये होती है। अब ये तो हमने तीव्रता जब ली है जब सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं। अगर इनमें से कुछ चार्जेस नेगेटिव हैं तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज की जो तीव्रता है वो आवेश की ओर हो जाएगी, और उसकी वजह से हम उसके लिए उस वाली तीव्रता को उसमें माइनस कर देंगे। इस तरीके से ये तीव्रता निकालेंगे। अब आपको दो आवेश दे रखे हैं, उनकी वजह से आपको किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि वो दोनों चार्ज कैसे हैं। उनकी वजह से जो परिणामी तीव्रता है या उनकी वजह से जो अलग अलग तीव्रता है उनकी डायरेक्शन क्या है, उसके हिसाब से हम दो आवेशों की परिणामी तीव्रता को कैलकुलेट करेंगे। न्यूमेरिकल में इसका बहुत यूज होगा, तो न्यूमेरिकल के लिए हम यहाँ पर दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट से पॉइंट आप लोगों को बता दें। देखिए दो तीव्रताओं का परिणामी, दो तीव्रताओं का
परिणामी, दो तीव्रताओं का परिणाम। रिजल्टेंट हमें दो तीव्रताओं का पता है। सबसे पहली बात, अगर दोनों तीव्रताएं एक ही डायरेक्शन में है, दोनों तीव्रताएं एक ही डायरेक्शन में है, देखिए यहां हम लिख सकते हैं यदि वेक्टर E1 व वेक्टर E1 व वेक्टर E2 एक ही दिशा में है। कैसी है? एक ही दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है दोनों। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, जैसे ये हमारा कोई पॉइंट एक हमने P ले लिया, यहां ये तीव्रता E1 है और ये तीव्रता आपकी E2 है, दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, देन रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी आपकी निकल के आएगी वो E बराबर हो जाएगी E1 प्लस E2। तो न्यूमेरिकल में इसका यूज करेंगे। अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में अगर दो तीव्रताओं की डायरेक्शन एक ही होती है, तो आप जब परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो उन दोनों तीव्रताओं को जोड़ देंगे। अब अगर E1 और E2 की डायरेक्शन अपोजिट है, सेकेंड पॉइंट, यदि E1 व E2 विपरीत है, कैसे हैं? विपरीत है, इन द अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत होने का मतलब है, जैसे ये पॉइंट आपका अगर P है, E1 आपका इधर चला जाता है और E2 आपका इधर चला जाता है। सपोज देन इस पॉइंट P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो E बराबर हो जाएगी E1 माइनस E2। ये जरूरी नहीं है E1 माइनस E2 हो, यहाँ डिफरेंस का साइन लगा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका मतलब है कि जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दीजिए। अगर E1 E2 से बड़ा है तो परिणामी तीव्रता E1 माइनस E2 हो जाएगी, E2 E1 से बड़ा है तो परिणामी तीव्रता E2 माइनस E1 हो जाएगी। इस तरीके से तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि E1 और B2 ना तो एक डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में है, E1 और E2 एक दूसरे से किसी एंगल पर लगे हुए। अगर E1 और E2 यदि E1 व E2 किसी कोण पर हैं, किसी एंगल पर, कोई भी एंगल हो सकता है, तब जैसे मान लीजिए ये यहाँ हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है, E1 आपका इधर जा रहा है और E2 आपका इधर जा रहा है और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। देन इनका जो रिजल्टेंट होगा ये E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर और प्लस का 2 E1 E2 cos थीटा का अंडर। ये फार्मूला आप लोगों ने वेक्टर में 11th में पढ़ा था। दो सदिश का जो किसी एंगल पर लगे होते हैं उनका जो परिणामी होता है वो PR बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा का अंडर। तो ये तीन हमारे बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि परिणामी तीव्रता निकालने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो तीव्रता का काम हमारा बिल्कुल यहीं पर खत्म होता है। अब हम बहुत जल्दी आपको एक दो न्यूमेरिकल तीव्रता से रिलेटेड बता देते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये दो न्यूमेरिकल हमने इसमें तीव्रता के लिए पहले से लिख रखे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़ लीजिए। सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा है, बस एक दो न्यूमेरिकल आपको सिर्फ इसलिए करा देते हैं क्योंकि टॉपिक के साथ साथ एक दो न्यूमेरिकल हो जाता है तो टॉपिक भी थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाता है। बाकी न्यूमेरिकल्स तो आप लोग बुक से करेंगे और चैप्टर के खत्म होने के बाद हम एक्सरसाइज में सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 × 10⁻⁸ कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलम होगी। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमें चार्ज दे रखा है, वो दे रखा है 5 × 10⁻⁸ कूलम, मतलब Q हमें दे दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलम और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दे दी है 450 न्यूटन प्रति कूलम। कितनी दूरी का मतलब आपको R बताना है।
डिस्टेंस निकालनी है r। चलिए फार्मूला अभी आप लोगों ने प्रूफ किया था, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय फार्मूला दिस। ठीक है, ई की वैल्यू लगा दीजिए 450 है, और इसकी वैल्यू आप लोगों ने बिल्कुल कूलम्ब्स लॉ में नोट की थी, लिखी थी वहां पर 9 × 10⁹, और Q आपको दे रखा है 5 × 10⁻⁸, और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। इसे काट दीजिए, 9 से ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, 50 बार जाएंगे, फिर 5 से काट दीजिए 50, 10 बार कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10r² हो जाएगा, 10r² = 10⁻⁹ और 10⁻⁸, तो घटकर केवल 10 बचेंगे, ये से कैंसिल, r² बराबर 1, दैट इज r बराबर 1 मीटर। तो हमें यहां से ये पता चला कि जो 450 न्यूटन प्रति कूलम की तीव्रता होगी वो आवेश से 1 मीटर की दूरी पर होगी। ये हमारा आंसर होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ये हमने एक सैंपल के तौर पे आपको क्वेश्चन लिख रखा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे चैप्टर होने के बाद, आप लोग भी बुक से करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके लिए हम समझते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो हमें बताना है कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। देखिए स्टार्ट करते हैं। 2 चार्ज हैं, एक चार्ज आपका ये है +10 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज आपका ये है और ये है -10 माइक्रोकूलम, और दोनों चार्ज एक मान लीजिए बी पॉइंट मान लीजिए, और दोनों चार्ज कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं 2 मीटर, 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। हमें इनके मिडिल पॉइंट पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। चलिए मिडिल पॉइंट का मतलब ये बिल्कुल बीचों बीच में ये पॉइंट हमने मान लिया P। यहां से यहां तक की दूरी हाफ हो जाएगी क्योंकि पूरी दूरी 2 मीटर है। P यहां पर मध्य बिंदु है, इसीलिए ये दूरी कितनी हो जाएगी 1 मीटर, और ये दूरी कितनी हो जाएगी 1 मीटर। तो दोनों ये दूरियां बिंदु P से A की भी 1 मीटर, बिंदु P से B की भी दूरी 1 मीटर। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस प्लस, देखिए यहाँ पर 2 चार्ज, प्लस क्यू आवेश प्लस जो 10 माइक्रोकूलम का आवेश है, ये बिंदु P पर अपनी तीव्रता अलग देगा, और जो -10 माइक्रोकूलम का आवेश है, ये बिंदु P पर अपनी तीव्रता अलग देगा। और फिर हम इन दोनों तीव्रताओं का रिजल्टेंट निकालेंगे, और जो इन दोनों तीव्रताओं का रिजल्टेंट निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम +10 माइक्रोकूलम की वजह से बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। हमने मान लिया +10 माइक्रोकूलम की वजह से जो बिंदु P पर तीव्रता है वो E1 है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि प्लस आवेश की वजह से तीव्रता हमेशा आवेश से दूर होती है, यानी जो E1 है वो अभी फ्रॉम द चार्ज होगा। E1 की जो दिशा होगी वो 10 माइक्रोकूलम से दूर, दैट इज E1 पॉइंट P से दूर होगा। अब देखिए, अब -10 माइक्रोकूलम की वजह से हमने बिंदु P पर तीव्रता मान ली E2। अब आपको पता है, ये भी आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि माइनस आवेश की वजह से जो तीव्रता होती है वो हमेशा आवेश की ओर होती है, इसीलिए जो E2 का आपको मुंह दिखाना है वो किधर दिखाना है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज E2। अब यहाँ देखिए बिल्कुल डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि E1 एंड E2 सेम डायरेक्शन में है, और जब दो तीव्रताएं सेम डायरेक्शन में होती हैं तो बिल्कुल अभी आप लोगों ने लिखा था कि जब दोनों तीव्रताएं सेम डायरेक्शन में होती हैं तो परिणामी इनका E बराबर निकालते हैं E1 प्लस E2 से, E1 प्लस E2। ठीक है, अब E1 क्या है, ये देखिए इसकी वजह से तीव्रता है, और ये हो जाएगी आपकी 1/4πε0 Q/r²।
मतलब Q की वैल्यू यहाँ पर आप लगा दीजिए 10 माइक्रो कूलम को कूलम में बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ आपको SI पद्धति में ही लगाना है। और दूरी कितनी है यहाँ पर 1 मीटर, इसलिए R की जगह पर आप लगा देंगे 1 मीटर। सेम बिल्कुल यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 की जगह पर 10 गुणा 10 की पावर -6 और अपॉन में दूरी यहाँ पर भी 1 मीटर है, क्योंकि ये P इसका मिडिल पॉइंट है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर माइनस क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, यहाँ तो माइनस आ रहा है। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तीव्रता एक सदिश राशि होती है और सदिश राशियों में जो चार्ज है उसका साइन नहीं लिया जाता है। जो हम परिणामी निकालते हैं वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग निकालते हैं। इसीलिए आपका E1 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आवेश आपका चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको केवल आवेश का परिमाण ही लेना है, आपको साइन प्लस ही लेना है। सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको पता है 9 × 10⁻9 होता है और इंटू में 10 × 10⁻6 प्लस बिल्कुल सेम यहाँ पर भी आप लगा दीजिए 9 × 10⁻9 इंटू में 10 × 10⁻6। अब इन दोनों के लिए जोड़ लीजिए। ये आपका हो जाएगा इधर 9 और 1 10 की पावर 4 बचेंगे। 9 × 10 की पावर 4 प्लस 9 × 10 की पावर 4, ये भी सेम है बिल्कुल। तो 9 और 9 18 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई एट मिडल पॉइंट। तो ये दो न्यूमेरिकल थे जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक हमारा बिल्कुल यहीं पर क्लोज होता है। एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को और बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। एक ही बात है, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, इसमें अगर कुछ आपको धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाएं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हमें पढ़नी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, नाम से पता चल रहा है लाइंस हैं, रेखाएं हैं। और सबसे पहली बात तो यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ड्रॉ की जाती हैं। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वैद्युत क्षेत्र नहीं है, वहां पर वैद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी। तो वैद्युत बल रेखाएं किसमें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में होती हैं। रेखाओं के नाम से पता चल रहा है कि लाइंस हैं और पूरी तरीके से ये काल्पनिक होती हैं, क्योंकि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लाइन को अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो लाइन वहां पर एक्चुअली ड्रॉ नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की परिभाषा ये हुई कि वैद्युत बल रेखा, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिसके किसी भी बिंदु पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, एक स्पर्श रेखा खींचें, तो वह स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उस बिंदु पर बताए। और ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो वक्र भी हो सकती हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइंस हो सकती हैं और सरल रेखा भी हो सकती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखा की हम परिभाषा क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं पूरी तरीके से काल्पनिक होती हैं, वक्र भी हो सकती हैं, एक सीधी रेखा भी हो सकती हैं और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होती हैं। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां वैद्युत बल रेखाएं बिल्कुल भी नहीं होती।
अब हम इनके कुछ गुण पढ़ेंगे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सबसे पहली बात, ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती है, फर्स्ट इसके गुण, इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहला गुण जो आपको डेफिनेशन से ही मिला कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। जैसे सपोज ये हमारी कोई वैद्युत बल रेखा है और यहां हमने ये कोई बिंदु ले लिया और इस बिंदु पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक स्पर्श रेखा ले ली इस बिंदु पर। तो जो हमारी स्पर्श रेखा की डायरेक्शन होगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पर आप जाएंगे, हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन अलग अलग होगी। जैसे सपोज अगर हम इस पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पर अगर लेते हैं स्पर्श रेखा, इस पॉइंट को आप P1 मान लीजिए, इसे P2 मान लीजिए, तो जब आप यह स्पर्श रेखा खींचेंगे ये, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आपकी ये। इसीलिए अब जब आप यहां ड्रॉ करेंगे तो यहां के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अलग हो जाएगी। इस बिंदु पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर जब आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग मिलेगी। इसीलिए जो वक्र लाइन होती हैं उनकी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है, उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। पहला गुण हो गया कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, नहीं काटती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता भी है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या नहीं। अगर काटती हैं तो क्यों, तो देखिए, और नहीं काटती हैं तो क्यों। तो देखिए, दो वैद्युत बल रेखाएं हमने ले ली। हम सेकंड गुण की बात करते हैं, इसके सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हमने दो वैद्युत बल रेखाएं ले ली, एक वैद्युत बल रेखा ये ले ली और एक वैद्युत बल रेखा हमने ये ले ली, और दोनों बल रेखाओं को हमने इस पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करा दिया, इस पॉइंट P पर कट करा दिया। अब ये हमारी पहली बल रेखा है, ये हमारी दूसरी बल रेखा है। अगर हम पहली बल रेखा के पॉइंट P पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा आपकी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। सेम ऐसे ही अगर हम सेकेंड वाली जो हमारी बल रेखा है, इसके इस पॉइंट P पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे ये, तो वो स्पर्श रेखा आपकी ये आएगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी। इसका मतलब अगर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे तो डेफिनेटली उस एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन बनेगी, दो। बिल्कुल क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन बनेगी। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कभी भी दो नहीं हो सकती, क्योंकि अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होता है वो हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में होता है। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या बना कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रकर्षित होंगी, जो कि पूरी तरीके से असंभव है, इम्पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की, ठीक है। इसके लिए हटाते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, थर्ड प्रॉपर्टी में जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो हमेशा प्लस आवेश से निकलती हैं और अनंत पर जाकर समाप्त होती हैं। जैसे ही हमारा कोई प्लस चार्ज है तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इस प्लस चार्ज से निकलेंगी और कहां पर जाकर समाप्त होंगी, अनंत पर। और जो माइनस चार्ज होता है, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा अनंत से आकर माइनस पर खत्म होती है। माइनस पर क्या होती हैं, खत्म होती है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये हुई कि अगर कोई एक अकेला पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं उस धनावेश से निकलकर
अनंत पर खत्म होती हैं, और अगर कोई नेगेटिव सिंगल चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आती हैं और उस नेगेटिव चार्ज पर आकर खत्म हो जाती हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर दो चार्ज हैं, एक चार्ज हमने ये प्लस ले लिया और एक चार्ज हमने ये माइनस ले लिया, तो अगर दो चार्ज एक दूसरे के पास पास रखे हुए हैं और दोनों चार्ज बिल्कुल एक जैसे हैं, तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं बिल्कुल बराबर बराबर मात्रा के चार्ज है, लेकिन इनकी जो नेचर है वो अपोजिट है। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो ऐसी कंडीशन में प्लस आवेश से निकलकर माइनस पर आकर खत्म हो जाती है। प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस पर आकर खत्म हो जाती है। इस तरीके से देखिए, प्लस आवेश से निकलती माइनस पर खत्म। ऐसे ही और भी हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। प्लस से निकलती हैं और माइनस पर क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं। और ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती हैं। प्लस से निकलकर माइनस पर जाकर खत्म हो गई। अगर ये बंद वक्र बनाती तो यहाँ से होकर फिर ये जाती। इसका मतलब जब ये यहाँ से होकर और यहीं पर पहुंचती, इसका मतलब क्या हो जाता कि ये वैद्युत बल रेखा प्लस से निकलकर प्लस पर ही खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वैद्युत बल रेखा किसी भी चिन्ह से, प्लस चिन्ह से निकलकर प्लस पर खत्म नहीं होती है, इसीलिए हमेशा ये बंद वक्र नहीं बनाती है। तो जो वैद्युत बल रेखा फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी हुई कि अगर दो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास रखे हुए हैं तो वैद्युत बल रेखा धन सिरे से निकलकर, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं और बंद वक्र नहीं बनाती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, इसे आप लोग ध्यान दीजिए। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा किसी भी पृष्ठ के लंबवत होती है, किसी भी पृष्ठ के लंबवत होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। जैसे कोई भी पृष्ठ हम ले लें तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत है। जैसे ये कोई हमने पृष्ठ ले लिया तो वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से पृष्ठ के लंबवत होती हैं। लंबवत इसलिए होती हैं क्योंकि अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत नहीं होगी, पृष्ठ से किसी एंगल पर होंगी, तो फिर वैद्युत क्षेत्र के जो उसके अनुदिश है पृष्ठ के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र का एक कंपोनेंट, एक घटक बन जाएगा, जिसकी वजह से जो आवेश होगा वो मूव करने लगेगा और करंट का फ्लो हो जाएगा, जबकि इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। सिक्स प्रॉपर्टी ये है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, जिस जगह पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, मतलब घनी होती हैं, वहां पर वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा होता है। और जहां पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वीक होता है, दुर्बल होता है, कम होता है। जैसे अगर हम चित्र आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएं तो ये हमने एक डायग्राम लिया, ये देखिए, ये डायग्राम हमने एक लिया, यहाँ पर ये हमारा एक डायग्राम है। हमने एक जगह ये ले ली ये, और इधर हमने वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दिखा दी। एक जगह ये है ए और एक जगह ये हमने ले ली बी। अब आपको ये बताना है कि ए और बी में से कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो अब आप देखिए, ए बिंदु पर अगर हम वैद्युत बल रेखाओं की बात करें तो पास पास है कंपैरिजन टू बी, इसीलिए ए बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कंपैरिजन टू बी की अपेक्षा कैसा होगा, ज्यादा होगा। अर्थात ई ए इज ग्रेटर देन ई। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखिए, अगर वैद्युत क्षेत्र जो है, ये तो हमारा असमान वैद्युत क्षेत्र है क्योंकि यहाँ वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र कम हो गया। और वैसे भी जब आप यहाँ से इधर के लिए आएंगे तो वैद्युत क्षेत्र आपका कम होता चला जाएगा। यहाँ ज्यादा है, बल रेखाएं दूर दूर होती जा रही है, दूर दूर होते होते वैद्युत बल क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की पता कम हो रहा है। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा समांतर दिखाते हैं, पैरेलल दिखाते हैं, अर्थात उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा हमेशा बराबर रहती है।
इस डायग्राम में आप लोग देखिए, जितनी डिस्टेंस गैपिंग यहाँ पर है रेखाओं की, उतनी यहाँ पर है, उतनी यहाँ पर है, हर जगह गैपिंग बराबर है। इसका मतलब ये है जब हर जगह गैपिंग बराबर है तो हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी, और ऐसे वैद्युत क्षेत्र को कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो समांतर होती हैं, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर, समान दूरी पर होती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताते हैं, पॉइंट नंबर 7। देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बलरेखाओं की जो संख्या होती है वो आवेश के ऊपर निर्भर करती है। अगर कहीं आवेश की वैल्यू ज्यादा है तो वैद्युत बलरेखाओं की संख्या भी ज्यादा होगी, और अगर आवेश की वैल्यू कम है तो वैद्युत बलरेखाओं की संख्या भी कम होगी। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, ये हमने ले लिया +6 कूलम आवेश, +6 क्यू आवेश ले लिया ये, और ये हमने ले लिया -3Q, ये हमने -3Q चार्ज ले लिया। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो प्लस से निकलकर माइनस पर खत्म होती है, तो प्लस से निकलेंगी माइनस पर जाकर खत्म हो जाएगी। ये भी देखिए प्लस से निकल रही है, माइनस पर जाकर खत्म हो जाएगी। ऐसे यहाँ देखिए प्लस से निकल रही है, प्लस से निकल रही है, बट ये वैद्युत बलरेखाएं माइनस पर नहीं आ रही। तो यहाँ से ये पता चला कि प्लस से निकलने वाली वैद्युत बलरेखाएं 1, 2, 3 और 4 हैं, जबकि माइनस में एंटर करने वाली वैद्युत बलरेखाएं केवल 2 हैं। तो ये बलरेखाएं यहाँ क्यों कम हो गई? क्योंकि यहाँ पर आवेश का परिमाण इस वाले से कम है। तो जहाँ आवेश का परिमाण ज्यादा होता है वहां पर वैद्युत बलरेखाओं की संख्या भी ज्यादा होती है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है। तो ये रही बात हमारी वैद्युत बलरेखाओं की। तो वैद्युत बलरेखाओं का काम यहीं पर खत्म होता है। अगले टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।